मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशन के अंतर्गत जेपीएससी जेएसएससी के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की चर्चा, महत्वपूर्ण तथ्यों एवं इससे संदर्भित प्रश्नों के तत्वाधान के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। यह आपके आने वाले आगामी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल as.pcs पे उपलब्ध है। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न, बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम उलगुलान आंदोलन है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है वो क्रांति यानी आंदोलन से पूछा गया है। तो झारखंड राज्य में जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों के द्वारा महत्वपूर्ण अनेक आंदोलन किए गए। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये आंदोलन करीब 10 से 12 हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें आंदोलन की अवधि, उसका स्थान और नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा जाता है। जैसा कि अगर बात करें हम लोग उलगुलान आंदोलन, जिसे कि बिरसा मुंडा आंदोलन भी कहा जाता है, यह 1895 से 1900 ईस्वी तक सक्रिय रहा था और इसका जो मुख्य स्थान यानी केंद्र था वो रांची तथा इसके आसपास का क्षेत्र था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो बिरसा मुंडा थे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा क्रांति के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। अब यहाँ पे बिरसा मुंडा से संबंधित जानकारी भी हमें प्राप्त करनी होगी क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ बिरसा भगवान की भी पदवी इन्हें प्रदान किया गया है। वहीं इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और इनके जन्म दिवस के ही अवसर पे झारखंड राज्य का जो स्थापना हुई वो 15 नवंबर को हुआ। इनकी जो जन्म स्थली रहा वो उलियातू, जो कि वर्तमान में खूंटी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह उस समय रांची का पार्ट हुआ करता था और जैसा कि 2007 में जो है वो खूंटी एक अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आया। वहीं इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ रांची जेल में। ठीक है, इनके मृत्यु का कारण हैजा बीमारी था। ठीक है, तो हैजे नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसी के समतुल्य देखिए यहाँ पे 3 और आंदोलन दिए हुए हैं, हो आंदोलन, हुल आंदोलन और चेरो आंदोलन। यानी आज हम लोग कुल 4 आंदोलन के बारे में जानेंगे और इसको आप मेमोराइज कीजिए क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग हो आंदोलन के बारे में देखते हैं। हो आंदोलन यह 1820 से 1821 के बीच सक्रिय रहा और ये कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो पोतो सरदार थे। वहीं हुल आंदोलन, जिस तरह से बिरसा मुंडा क्रांति को उलगुलान आंदोलन कहा जाता है, उसी तरह से हुल आंदोलन को संथाल विद्रोह या फिर संथाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ 30 जून 1855 ईस्वी को हुआ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला विद्रोह किया गया था वो 1857 के विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। परंतु इससे पहले भी झारखंड में जो आदिवासी जनजाति थे उन्होंने आंदोलन कर चुके थे जिसका नाम था हुल आंदोलन और यह 30 जून 1855 ईस्वी को किया गया था। 30 जून को ही प्रतिवर्ष हुल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले ही 30 जून जो कि हुल दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया गया, यह 1855 से 56 तक सक्रिय रहा था और इसका जो स्थान रहा था वो संथाल परगना के अंतर्गत रहा था। संथाल परगना के भगनाडीह से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता सिंधु कान्हू थे तथा इसमें जो अहम सक्रिय भूमिका निभाई वो सिंधु कान्हू के 2 और भाई चांद और भैरव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट चेरो आंदोलन। चेरो आंदोलन यह 1800 से 1818 के बीच
पलामू क्षेत्र के अंतर्गत सक्रिय रहा और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह थे। प्रश्न संख्या 2, किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है? तो बाल गरीब समृद्धि योजना ये झारखंड सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत जो थी वो 2017 में मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य माताओं और नवजात शिशुओं दोनों को कल्याणकारी योजना इनके लिए पेश करना था। इसके तहत इन्हें पोषण किट प्रदान किया जाता है ताकि बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब यहाँ पे झारखंड में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। अभी हाल ही में झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत हेमंत सरकार के द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो अकुशल श्रमिक है उनको 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। इसी के विपरीत झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है, यह शहरी क्षेत्रों के अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, यह योजना जो है वो भारत में झारखंड दूसरा राज्य है जो कि इस योजना को क्रियान्वित करने जा रहा है। इससे पहले यह योजना केरल राज्य में संचालित है। इसी के साथ साथ झारखंड में जोहार योजना यानी झारखंड जोहार योजना भी चालू किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को आधुनिक तकनीक के जरिए खेती की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और इसके साथ ही साथ वो ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने के लिए मत्स्य पालन और पशुपालन की बेहतर ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। झारखंड जोहार योजना के अंतर्गत जो है वो 4 लाख का ऋण भी दिया जाता है किसानों को। प्रश्न संख्या 3, झारखंड धाम किस राज्य यानी राज्य के किस जिले में है? तो झारखंड धाम यह एक मंदिर है यानी टेम्पल है। ठीक है, तो झारखंड धाम जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। यह जो मंदिर है वो शिव के यानी शिव मंदिर यह है और यह गिरिडीह के धानवर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। यह अगर दूरी की बात करें तो गिरिडीह से 55 किलोमीटर दूर है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि झारखंड धाम गिरिडीह से कितना दूर है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गिरिडीह से यह 55 किलोमीटर दूर है जबकि धनवर से यह 10 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे धनवर के बारे में जानते हैं। तो धनवर जो है वो गिरिडीह का एक क्षेत्र है और बाबूलाल मरांडी, ठीक है, जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे और वर्तमान में इन्होंने जो 2019 का चुनाव जीता था वो झारखंड विकास मोर्चा से धनवर सीट से ही जीत हासिल किए थे। ठीक है, तो इस तरह से धनवर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से जो विजयी हुए हैं वो बाबूलाल मरांडी हुए हैं। इस मंदिर का यानी झारखंड धाम मंदिर का एक यूनिक फीचर है कि यह जो बिल्डिंग है वो टॉप यानी रूफ लेस है, यानी इस पे छत नहीं है, यानी छत विहीन यह एक मंदिर है। ठीक है, तो ये काफ़ी इसका यूनिक फीचर है। और यह जो मंदिर है वो इरबा रिवर के यानी इरबा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 4, झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजाति में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पलामू जिले में जो सबसे अधिक सक्रिय जनजाति है वो है खरवार। ठीक है, खरवारों की संख्या सबसे ज़्यादा पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे
खरवार के बारे में जानते हैं कि खरवार जो जनजाति है, इनको वीर और लड़ाकू जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। सबसे अहम बात इनकी जो पहचान है वो अपने सम्मान के लिए सर्वस्व निछावर कर देने और सत्य बोलने के गुणों के कारण इनकी पहचान की जाती है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस जनजाति को उनके अपने सम्मान के लिए सर्वोच्च निछावर कर देने और सत्य बोलने के गुणों के कारण जाना जाता है, तो वह जनजाति है खरवार जनजाति। यह जनजाति द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं और इनकी कुल 6 उपजातियां हैं। उपजातियां भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सूर्यवंशी जो उपजाति है वो किसकी उपजाति है, किस जनजाति की, तो यह खरवार जनजाति की है। उसी तरह दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी, भोगती या फिर जंझू तथा मंझिया, ये सभी खरवार के उप जनजाति हैं। इनकी मुख्य देवता सिंहभोगा है, जैसा कि संथालों का भी जो मुख्य देवता है वो सिंहभोगा है। यहाँ पे इनकी समाज व्यवस्था को जानते हैं। इनमें समाज में 4 गांवों को चट्टी, 5 गांवों को गांव की पंचायत को पंचौरा और 7 गांवों की पंचायत को सतौरा कहा जाता है। कभी कभी इस व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है कि किस समाज में 4 गांवों की पंचायत को चट्टी, 5 गांवों की पंचायत को पंचौरा कहा जाता है, तो यह खरवार समाज के अंतर्गत। ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ राज्य परिवार मूलतः खरवार ही हैं। ठीक है, तो ये खरवार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। आप इसका नोट्स बनाएं और इसका रिवीजन टाइम पे करते रहें। प्रश्न संख्या 5, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पश्चिम में जो राज्य स्थित है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, जैसे कि ये तो पश्चिम में पूछा गया, इसके साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है और दक्षिण में कौन सा राज्य है। तो पश्चिम में 2 राज्य हैं, एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा उत्तर प्रदेश। वहीं पूर्व में पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखना है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे मैप से भी देख सकते हैं, ये आपका जो क्षेत्र है वह पश्चिम दिशा को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका पूर्व दिशा को इंडिकेट कर रहा है, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण दिशा। ठीक है, तो जो पश्चिम दिशा में है वो छत्तीसगढ़ और यहाँ पे जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है। तो इस तरह से 2 राज्य हैं पश्चिम दिशा में। वहीं पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल है, जबकि उत्तर दिशा में बिहार और दक्षिण दिशा में उड़ीसा। तो इस तरह से 4 यानी यहाँ पे 5 राज्यों से घिरा हुआ झारखंड है। ठीक है, तो यह एक लैंड लॉक भूमि है झारखंड। प्रश्न संख्या 6, हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? तो हजारीबाग NH-33 यानी नेशनल हाईवे 33 पर स्थित है। ठीक है, यह जो नेशनल हाईवे है NH-33 राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसकी कुल लंबाई यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। तो इसका लेंथ कितना है? तो इसकी कुल लंबाई 333.33 किलोमीटर है। याद रखना है 33 यानी NH-33 लेंथ 333.33 यानी यहाँ पे 33 का ही खेल है। अब अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं कि राज्य में राजकीय मार्गों की कुल लंबाई जो है वो 3184 किलोमीटर है। वहीं राज्य में राजकीय, ठीक है, एक राष्ट्रीय यानी नेशनल हाईवे जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ये आता है, जबकि राजकीय राजमार्ग
राज्य सरकार के यानी झारखंड सरकार के अंतर्गत आता है। तो राज्य में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 6,880 किलोमीटर है। वहीं राज्य से गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो 12 है। और यह जो 12 है वो आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शंस में आपको 3 तो दिए रहेंगे जो कि पाए जाते हैं और एक ऐसे राजमार्ग के बारे में दिया रहेगा जो कि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से नहीं गुजरता है। तो जो गुजरने वाले हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं। तो 2, 6, 23 यानी 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100, ये 12 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे राज्य से होकर गुजरते हैं। अब केवल झारखंड राज्य में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे 2 हैं। एक है NH32 यानी 32 और NH100, ये 2 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिसका विस्तार सिर्फ झारखंड में ही है। झारखंड से ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है, यह एक जानी मानी रोड है जिसकी निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो यह रोड भी झारखंड से होकर गुजरती है। यहाँ पे बता दें कि जो ग्रैंड ट्रक रोड है वो 2 नेशनल हाईवे हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के समरहित रूप को, यानी दोनों को मिलाने के बाद ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण होता है। यह जो है वो दिल्ली से, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है इसका फैलाव दिल्ली से कोलकाता तक है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का फैलाव दिल्ली से पंजाब तक है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी दिल्ली से कोलकाता तक है उसमें जो है वो झारखंड से भी यह गुजरता है। ठीक है, और यह चिरकुंडा से चौपारण, यानी झारखंड के चिरकुंडा से चौपारण तक इसका फैलाव है और इसकी कुल लंबाई प्रदेश में 191.6 किलोमीटर है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो ग्रैंड ट्रक रोड है वो झारखंड में कितना किलोमीटर तक इसकी फैलाव है, तो 191.6 किलोमीटर। अब यहाँ पे मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण जो नेशनल हाईवे हैं उनको दिया गया है, जैसा कि 2 यहाँ पे देख रहे हैं। तो 2 जो नेशनल हाईवे है वो राज्य में किन स्थानों से गुजरता है, तो याद रखना है राज्य के 3 जिलों से होकर ये गुजरता है, जो कि हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से होकर गुजरता है। ठीक है, याद रखना है 3 जिले, और इसकी कुल लंबाई भी बताएं 191 किलोमीटर अप्रॉक्स। प्रश्न संख्या 7, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो झारखंड में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो लोधा जलप्रपात है, जिसे कि बुढ़ा घाट के भी नाम से जाना जाता है। अब यह कहाँ पे स्थित है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है, तो यह लातेहार जिला के महुआ डांड के निकट स्थित है। महुआ डांड से यह 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 450 फीट है और मीटर में कहें तो 137 मीटर, 137 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और अगर भारत में इसकी रैंकिंग देखें, तो अगर भारत की बात करें तो भारत की जो सबसे ऊंची जलप्रपात है वो योग जलप्रपात है। वहीं भारत में इसका यानी बुढ़ा घाट प्रपात का जो रैंकिंग है वो 21वां है, यानी 21th रैंक पे बुढ़ा घाट जलप्रपात आता है। अब यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये जो जलप्रपात है बुढ़ा घाट जलप्रपात, यह बुढ़ा नदी पर स्थित है। बुढ़ा नदी जो है वो उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। अब यहाँ पे चूंकि ये राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अगर दूसरी सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें राज्य में तो वह है हुंड्रू जलप्रपात। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और रांची से अगर इसकी दूरी देखा जाए तो ये 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 243 फीट है।
मीटर में देखें तो 73 यानी 73 मीटर ऊंचा है। प्रश्न संख्या 8, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बोकारो शहर दामोदर नदी के तट पे बसा हुआ है। रांची की बात करें तो रांची स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पे जो प्रमुख शहर हैं राज्य के, उनके बारे में पूछा जाता है अधिकतर कि ये किस नदी के तट पे बसे हुए हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रादेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी हम लोगों ने देखा राज्य में जो राज्यमार्ग थे उनकी जो कुल लंबाई थी 6880 किलोमीटर थी, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा है। ठीक है, 6880 किलोमीटर। बाकी अन्य तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से किसी भी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। प्रश्न संख्या 10, पश्चिमी या फिर उत्तर रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पाट क्षेत्र का जो फैलाव है वो पश्चिमी एवं उच्चतर रांची की पठार है। इसके अंतर्गत जो है वो वर्तमान में रांची के कुछ क्षेत्र, लोहरदगा और लातेहार तथा गुमला की जो क्षेत्र हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पाट क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो पाट क्षेत्र के ही अंतर्गत आपको ध्यान रखना है नेतरहाट का पठार भी आता है, जो कि सबसे ऊंचा क्षेत्र है राज्य का। अब जो प्रीवियस ईयर्स में आपके लिए क्वेश्चन दिया गया था उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रश्न था कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीचों बीच में से काटती हुई गुजरती है? तो झारखंड शहर के रांची से होकर यह रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। तो कर्क रेखा जैसा कि यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इसकी स्थिति विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा दर्शाई गई है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम है। वहीं अगर हम लोग इसके झारखंड की बात करें तो झारखंड के बीचों बीच से होकर यह रेखा पास करती है। और एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है, एक तो रांची कि रांची से होकर गुजरता है और दूसरा ओरमांझी। ठीक है, तो रांची के बीचों बीच शहर से होकर विभिन्न स्थानों से गुजरता है, जिसमें कि सबसे जो प्रमुख है वो रांची और ओरमांझी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो ये इसका डिस्कशन था। अब आज का प्रश्न आपके लिए बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो क्षेत्र किस कमीशन के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन उसमें बताना है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आप जेपीएससी, जेएसएससी से संबंधित किसी भी जानकारी तथा स्टडी मटेरियल्स, क्लासेस, टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।